स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग सेट वन में आज हम लोग सेट वन में वर्ग आठवां का यानी क्लास 8 का विज्ञान से यानी वर्ग 8 के विज्ञान से कुल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितना? 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसे हमने खुद ही एक एक लाइन पढ़कर तैयार किया है। तो आइए अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या कहता है? पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से होता है। तो याद रखिएगा, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्वलन ताप जो आ रहा है, तो ज्वलन ताप के बारे में ज़रा सा यहाँ पे आप जान लेंगे कि ज्वलन ताप होता क्या है। तो ज्वलन ताप के लिए डिफिनेशन होता है कि वह ताप यानी वह न्यूनतम ताप या वह न्यून ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है, वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से होता है कह रहा है। मतलब पेट्रोल और केरोसिन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन जलेगा? तो भाई पेट्रोल जलेगा, इसलिए इसका केरोसिन से कम हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, दहन के लिए होना आवश्यक है। क्या कहता है? दहन के लिए होना आवश्यक है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो दहन के लिए होना आवश्यक है यानी हवा। दहन के लिए क्या आवश्यक है? हवा। तो हवा इज द यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दहन का मतलब क्या होता है भाई? तो दहन का मतलब होता है, सीधा सीधा याद रखिए, जलना। दहन का मतलब होता है जलना। और कोई भी वस्तु को जलाया जाता है या जब आग लगता है, तो उसके लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थित होना जरूरी है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, दहन एक है। मतलब दहन क्या है? ऑप्शन ए कहता है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी कहता है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी कहता है दोनों, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तो याद रखिए, दहन हमेशा यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है यानी हवा की उपस्थिति में जलता है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है भाई? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले हुआ था। क्या? माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले हुआ था। माचिस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आम भाषा में उसको सलाई बोलते हैं। नहीं, तो माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1680 ईस्वी में, बी दिया है 1580 में, सी दिया है 1845 में, डी दिया है 1855 में। तो भाई याद रखिएगा, माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले हुआ था 1680 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता रहा है कि कमरे के ताप पर, मतलब कमरा में, जिस कमरा में आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वही कमरा का ताप कहलाता है। तो इसमें से कौन ऐसा चीज़ है इसमें से जो
ऐसे ही रख दिया जाए, उसी टेम्परेचर में रख दिया जाए खुला में, वहाँ पर उस घर में, तो आग पकड़ लेगा, जल उठेगा। तो क्या-क्या दिया है पहले देखते हैं यहाँ, दिया है सफ़ेद फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी दिया है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी दिया है पीला फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी। तो इसमें राइट आंसर इसका होगा सफ़ेद फास्फोरस। क्या होगा भाई? सफ़ेद फास्फोरस। क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा, यानी कि कमरे के ताप पर कमरा में जब रखिएगा खुला उसको, तो ही क्या होगा, वह जल उठेगा और वह है सफ़ेद फास्फोरस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माचिस की तीलियों पर लगा होता है। भाई वही लकड़ी वाला जो रहता है, तो उस लकड़ी वाला जो कमची टाइप का बना के रखा गया रहता है माचिस के अंदर, तो लकड़ी के जो है एक सिरा पर बारूद लगा हुआ रहता है। आखिर वह क्या होता है? वही पूछ रहा है कि माचिस की तीलियों पर लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी दिया है रसायन पोटेशियम क्लोरेट और ऑप्शन नंबर सी दिया है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ सफ़ेद फास्फोरस नहीं होगा। सफ़ेद फास्फोरस नहीं होगा क्योंकि अभी-अभी आपने पढ़ा कि सफ़ेद फास्फोरस जो होता है कमरा के ताप पर क्या होता है, वह जल उठता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वह जल उठता है, इसलिए यह नहीं होगा। इसका राइट आंसर है रसायन पोटेशियम क्लोरेट। क्या है भाई? रसायन पोटेशियम क्लोरेट। माचिस की तीलियों पर क्या लगा रहता है? तो रसायन पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है माचिस की डिब्बी पर लगा रहता है। भई माचिस की तीली पर तो लगा रहता है, वह बारूद आपने देख लिया रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। लेकिन माचिस के डब्बा पर भी दोनों साइड में बारूद जो है स्टाइल में लगाया गया रहता है, जिस पर आप रगड़ते हो, जिसकी वजह से माचिस जल उठता है। आखिर वह क्या होता है? तो याद रखिए लाल फास्फोरस भी लगाया जाता है उस पर, माचिस के डिब्बा पर लाल फास्फोरस भी लगाया जाता है, सल्फर भी लगाया जाता है। क्या? लाल फास्फोरस भी लगाया जाता है और सल्फर भी लगाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोनों मतलब याद रखिएगा माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस लगा रहता है और सल्फर भी लगा रहता है, मतलब दोनों रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी माचिस। क्या? सेफ्टी माचिस। याद रखिए, ध्यान में रखेंगे कि शुरू-शुरू में जब माचिस बनाया गया, तो वह सेफ्टी के तौर पर मतलब सुरक्षित नहीं था। क्योंकि कुछ ऐसे उसमें बारूद लगाए गए, कुछ ऐसे फास्फोरस लगाए गए जो सुरक्षित नहीं था, जल उठता था, नहीं जिसकी वजह से खतरा रहता था। लेकिन बाद में एक और जो है उसको जो है मॉडिफ़ाई किया गया और सुधार किया गया, जिसको सेफ्टी माचिस कहा गया। मतलब वह सुरक्षित तौर पे सही हो गया, सुरक्षित हो गया हर तरह से। इसलिए सेफ्टी माचिस यहाँ कह रहा है कि कार्ल लुंडस्टान सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने स्वीडन में बनाई थी। ये तो याद रखिए कि सेफ्टी माचिस किसने बनाई? तो कार्ल लुंडस्टान ने कहाँ पे बनाई? तो स्वीडन में बनाई थी। अब ये पूछ रहा है कि ये कब बनाया गया? मतलब उन्होंने इसको कब बनाई थी? तो 1845 में भी नहीं, 1855 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1855 ईस्वी में। सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टाल ने स्वीडन में बनाई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे थे। आखिर माइकल फैराडे क्या थे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक महान गणितज्ञ, तो वह महान गणितज्ञ नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक महान वैज्ञानिक। जी, माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे क्या थे? एक महान वैज्ञानिक थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा महान वैज्ञानिक। महान कलाकार भी नहीं, महान चित्रकार भी नहीं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है
जब किसी ईंधन को जलाते हैं, क्या कहता है? जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो बनता है। भई किसी भी ईंधन को जलाया जाता है तो आखिर क्या बनता है? तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमको जवाब देना है। तो ऑप्शन में कहता है पहला नंबर ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो भई कोई भी पदार्थ आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है, तो यह भी सही है। फिर कहता है जलवाष्प। तो कोई भी पदार्थ जलाया जाता है, किसी भी ईंधन को जलाया जाता है, तो जलवाष्प भी बनता है वहाँ पर, इसलिए यह भी सही है। अब जलवाष्प का उदाहरण आपको बहुत अच्छा मैं दे दे रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। ठंडा के मौसम में जब किसी लकड़ी को आप जलाते हैं तापने के लिए, तो क्या होता है देखते होंगे एक तरफ से जलता है, तो दूसरे तरफ से पानी वगैरह निकलता है। नहीं, मतलब वह क्या है कि जल करके जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है धुआँ के रूप में, लेकिन जलवाष्प भी वह पानी के रूप जो बुलबुला देखते होंगे धीरे-धीरे जल के जो है जलवाष्प के रूप में निकल जाता है। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी में कहता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहाँ का खनिज इलाका क्या कहता है? कहाँ का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? भई कौन ऐसा खनिज इलाका है मतलब कहाँ का ऐसा खनिज इलाका है जो आज भी आग के लिए संवेदनशील माना जाता है और है भी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी दिया है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी दिया है दिल्ली। तो याद रखिएगा हमेशा वह झारखंड है। क्या है? झारखंड है कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। क्या कह रहा है? कि ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। मतलब ज्वलनशील का मतलब जलने वाला। तो जलने वाला पदार्थ को ठंडा कौन करता है इसमें से भई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हवा। तो भई हवा से क्या होगा? फिर जल उठेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है पेट्रोल। भई किसी भी जलने वाला पदार्थ में अगर पेट्रोल लगा दीजिएगा तो वह ठंडा नहीं होगा बल्कि और वह जलने लायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है जल, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर जल। क्योंकि पानी यानी जल मतलब पानी, जब किसी पदार्थ को जलने वाला पदार्थ को आप पानी से भिगा दीजिएगा तो वह ठंडा हो जाएगा। है ना? और कोई नहीं तो ख़ैर होगा ही नहीं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आग बुझाने वाले संयंत्र को कहा जाता है। क्या कहा यहाँ? कि आग बुझाने वाले संयंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब आग जिस मशीन से बुझाई जाती है, कहीं पे आग लग जाता है, तो आग लगने पर एक मशीन को बुलाया जाता है, गाड़ी आती है सरकारी, जो आग को क्या करता है कंट्रोल करता है, बुझाता है। आखिर उस मशीन को, संयंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्निमानक जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिया है जल निशामक, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दिया है अग्निशामक। क्या भाई? अग्नि मतलब आग और शामक बुझा दिया भई। अग्निशामक संयंत्र या अग्निशामक यंत्र उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है तीव्र दहन का उदाहरण है। क्या कह रहा है? तीव्र दहन का उदाहरण है। मतलब इस ऑप्शन में जो 4 गो ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे तेजी से जलने वाला का उदाहरण कौन है? तीव्र दहन का मतलब तेजी से जलने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ईंधन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोयला। तो ईंधन को भी जलने में टाइम लगता है, कोयला को भी जलने में टाइम लगता है और
पोटास को भी जलने में टाइम लगता है, लेकिन एक विस्फोट है यहाँ, मतलब विस्फोटक पदार्थ जो है उसमें बारूद भरा रहता है, तो कोई भी विस्फोटक पदार्थ होता है वह तीव्र दहन कहलाता है। तीव्र दहन का उदाहरण होता है, क्योंकि जल्दी से उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे जरा सा, अभी अभी दिवाली बीता है, तो आप लोग दिवाली मनाए हैं, सब कोई हम लोग दिवाली मनाए हैं। तो दिवाली में क्या है, पटाखा खूब बजाया गया। तो पटाखा में जो भी पटाखा बजाया जाता है उसमें क्या होता है भाई, बारूद भरा गया रहता है और वह विस्फोटक पदार्थ होता है। थोड़ा-सा बस चिंगारी उसमें लगना चाहिए और वो पटाखा बजना अपना पटाखा पटाखा के रूप में शुरू हो जाता है ना? इसलिए वह सब भी विस्फोटक पदार्थ है, इसलिए तीव्र जल्दी से जलने वाला पदार्थ विस्फोटक कहलाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोमबत्ती की ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती यानी ये कोई भी लौ जो होता है, जो जलता है, तो मोमबत्ती से लिया गया यहाँ कि मोमबत्ती की ज्वाला जो है जलता है, उसका कितना क्षेत्र होता है, कितना हिस्सा होता है, कितने हिस्सों में वह जलता है। तो याद रखिए, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं, वह 3 हिस्सों में जलता है, मतलब उसका 3 गो क्षेत्र होता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब इसी के आगे वाला प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे कि वह कौन-कौन ज्वाला होता है। तो चलिए भई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कह रहा है कि ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। क्या कह रहा है? कि ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। आखिर 3 गो तो क्षेत्र होता है भई, आपने अभी-अभी पढ़ा कि 3 ठो क्षेत्र होता है और उस 3 क्षेत्र में सबसे गर्म क्षेत्र कौन-कौन होता है? तो सबसे पहले याद रखिए कि तीनों क्षेत्र वह कौन-कौन होता है? तो पहला क्षेत्र जो होता है वह मध्य भाग कहलाता है। पहला क्षेत्र मध्य भाग होता है, दूसरा क्षेत्र आंतरिक भाग होता है और तीसरा क्षेत्र जो होता है वह बाहरी भाग कहलाता है। यानी 3 गो क्षेत्र होता है, पहला भाग यानी मध्य भाग, दूसरा भाग यानी आंतरिक भाग, है ना? और तीसरा भाग यानी बाहरी भाग, ये याद रखिएगा हमेशा। और इन तीनों क्षेत्र में सबसे गर्म क्षेत्र कौन होता है? तो भई बाहरी क्षेत्र होगा, तभी ना आप जब आग तापते हैं तो आपको जो है क्या होता है, उसका लौ का जो है समझ में आता है कि यह कितना हीट है, कितना गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वह बाहरी भाग से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी भाग। बाहरी भाग ही जो होता है ज्वाला का, वह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह क्षेत्र क्या? वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन यानी पूर्ण का मतलब होता है पूरा दहन हो जाता है, मतलब पूरी तरह से जल जाता है, वह ज्वाला का है क्या? है ना? तो अभी-अभी आप पढ़े हैं पहले, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन में कि सबसे गर्मी वाला गर्म क्षेत्र कौन होता है? तो बाहरी क्षेत्र होता है। तो भई वह बाहरी क्षेत्र ना है जिसमें कोई भी वस्तु पूरी तरह से जल जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मध्य भाग नहीं होगा, आंतरिक भाग नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बाहरी क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, वह कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो ईंधन गलत है यह, विस्फोटक यह भी गलत है, जलने का बात यहाँ कहा जा रहा है, अज्वलनशील पदार्थ यह भी सीधे-सीधे गलत है। याद रखिए ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, मतलब जो जलते हैं वह ज्वलनशील पदार्थ होता है। जलने वाला याद रखिएगा हमेशा, जलने वाला। अब गाना मत यहाँ गाने लगिए, यार जलने वालों को हम जलाएँगे, ऐसा नहीं। जलने वाला जो होता है, वह ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ होता है, जलने वालों को जलाएँगे नहीं, जलने वाला
ज्वलनशील पदार्थ होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है तेल द्वारा उत्पन्न आग को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? तेल द्वारा उत्पन्न आग को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब तेल के द्वारा आग लग जाए तो भाई कड़ू तेल से सरसों के तेल से आग नहीं ना लग जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ यानी पेट्रोल से आग लगेगा, मिट्टी के तेल से आग लगेगा। यही सब केरोसिन वगैरह है जो डीज़ल वगैरह है इससे आग लगेगा, उसी का बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना? तो तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ जो भी है या डीज़ल वाला या केरोसिन तेल ये सभी से आग लग जाए, तो उसको आप कैसे काबू कीजिएगा? किस तरह से बुझाइएगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो भई सबसे पहले ऑप्शन नंबर दिया है ए जल द्वारा, तो वह सीधे-सीधे यह गलत है। जल द्वारा नहीं बुझाएँगे। वायु द्वारा, तो वायु द्वारा भी इसको नहीं बुझाएँगे। पेट्रोल द्वारा भई यह तो बहुत खतरनाक काम है। पेट्रोल द्वारा तो सीधे-सीधे और गलत है यह। पेट्रोल डाल के आग बुझाइएगा और हुँ? जले पर क्या कहते हैं नमक छिड़कना, आग में घी डालने वाला काम हो जाएगा पेट्रोल डालने वाला, है ना? बालू द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। भाई ध्यान देंगे, जल से बुझाइएगा और तेल पेट्रोलियम जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप पर ही आग लग गया है, तो पेट्रोल पंप पर जब आग लग गया, तो पेट्रोलियम पदार्थ है वह जल रहा है, आग लगा हुआ है। तो जल से बुझाइएगा, पानी से बुझाइएगा, तो उसका तो ज्वलन ताप इतना ये क्या होता है, जल्दी से जलने वाला चीज़ होता है, उसमें काफ़ी तेज़ी से जलता है, आग ज़्यादा फैलेगा वो जल्दी से, तो पानी डालिएगा वह जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। वायु के द्वारा क्या कीजिएगा, तो वायु में ऑक्सीजन होता है, उससे खतरा हो सकता है, इसलिए ना जल डालेंगे, ना वायु डालेंगे और पेट्रोल का तो ज़रूरत नहीं है, भुलाइयो जाइए इसको, भुलाइयो को नहीं वहाँ यूज़ कीजिएगा। बालू द्वारा बालू, मिट्टी ऐसे ही सूखा-रूखा पदार्थ जो है उस पर फेंकिए, तो वह क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, है ना? इसीलिए आप देखते होंगे वहाँ पर पेट्रोल जब भरवाने जाते होंगे, यानी पेट्रोल पंप पर देखते होंगे, किनारे-किनारे बाल्टी में जो है रंगीन रंग के पेंटिंग में बालू जो है रखा गया रहता है, लटकाया गया रहता है। तो वह गमला नहीं होता है, कोई फल-पौधा लगाने के लिए नहीं रखा गया रहता है, वह सुरक्षित के लिए मतलब अगर ऐसा नौबत आती है, सिचुएशन आता है, तो बुझाने के लिए वह बालू वहाँ पे रखा गया रहता है। बाकी का उपाय तो बाद में होता रहेगा, शुरुआती कंडीशन में जो है उससे काम शुरू कर दिया जाएगा वहाँ पे, इसलिए वो सब रखा गया रहता है। इसलिए बालू द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने क्या कहा? सर्वप्रथम किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था? मतलब कि जब बारिश होती है तो आप देखे होंगे बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, नहीं? बादल एक-दूसरे से टकराते हैं तो गरजते हैं, बजते हैं, चमकते हैं। तो उसमें क्या है कि करंट मतलब बिजली उत्पन्न हो रही है वहाँ पे, तो उसको सबसे पहले किसने बताया था? और वह यहाँ अमेरिका का वैज्ञानिक था। इसलिए लिख रहा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत को की उपस्थिति को दर्शाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल लुंडस्टान, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है माइकल फैराडे, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है चीरमैन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकी वैज्ञानिक जो है यह सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु आवेशित है, क्या कहा? कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, मतलब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए बनाई गई युक्ति को क्या कहते हैं? तो आवेशित जो यहाँ कह रहा है, तो आवेशित का मतलब होता है चार्ज। आवेशित का मतलब होता है चार्ज। नहीं, मतलब कोई वस्तु चार्ज है कि नहीं, कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं, उसकी जाँच करने के लिए जो मशीन बनाई गई, उसको क्या कहते हैं? तो विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युतदर्शी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। सूक्ष्मदर्शी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म कणों को देखा जाता है और दोनों तो होगा नहीं। फ्यूज कह रहा है, फ्यूज नहीं होगा क्योंकि फ्यूज आपको पता है कि घरों में स्विच बोर्ड में सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज लगाया जाता है। स्विच बोर्ड में विद्युत वाला पर करंट वाला जो विद्युत वाला स्विच बोर्ड जो होता है उसमें फ्यूज लगाया जाता है, इसलिए विद्युतदर्शी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहा? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब कोई वस्तु आवेशित है, मतलब कोई वस्तु चार्ज है, उस पर चार्ज है, मतलब क्या कहते हैं उसको, आवेश है, तो उसको पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब आप देखे होंगे सीधा-सीधा कि बहुत सारे घरों में या मस्जिद में, मंदिर में या चिमनी जो होता है उसके ऊपर एक जो है बहुत तार लगा कर के जो है कोई चाँद बना देता है, कोई तारा बना देता है। इस तरह का खूबसूरत चीज़ बना कर के लगाया जाता है और उसमें एक तार जुड़ा रहता है, जो तार ज़मीन में आके लगाया रहता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लीजिए बिजली जब गिरती है बारिश के मौसम में, तो वह बिजली को क्या करता है, अपने तार के द्वारा, वही जो लगाया गया रहता है ऊपर ऊपरी हिस्सा पर, तो वह बिजली जो है उस तार के माध्यम से ज़मीन में चला जाता है और उस बिल्डिंग पर या मस्जिद पर, मंदिर पर या चिमनी पर जो है या इस तरह के कोई भी चीज़ बनाया गया है उस पर कोई खतरा नहीं होता है। तो उसको आखिर क्या कहेंगे, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसको हम भू-संपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भू-संपर्कन कहते हैं। भू का मतलब होता है ज़मीन, भू का मतलब होता है पृथ्वी, इसलिए भू-संपर्कन कहा जाता है। भू ज़मीन के द्वारा उसको संपर्क करा दिया गया, सीधा-सीधा उसमें चला जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भू-संपर्कन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है शिमला, मुंबई और कोलकाता, क्या? शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्विंग भूकंप मापी लगाए गए थे। भई वेधशालाओं में थ्विंग भूकंप मापी लगाए गए थे, लेकिन कब लगाया गया वह? तो 1905 में लगाया गया, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्विंग भूकंप मापी लगाए गए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, मतलब भूकंप जो आता है तो कितना स्पीड से वह आया था, उसका स्पीड जाँचने के लिए, तीव्रता जानने के लिए आखिर जो मशीन का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं या किससे मापा जाता है? तो वह होता है रिक्टर स्केल। क्या होता है भाई? रिक्टर स्केल, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अचानक काँपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं? तो इससे पहले ज़रा-सा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों ज़रा-सा ध्यान देंगे कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा हिम्मत बढ़ाने के लिए और मेरी मेहनत के लिए आप लोग कम से कम 1 लाइक, 1 कमेंट और 1 सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नए हैं तो ज़रूर करके जाइएगा, है ना? चलिए यह पृथ्वी के अचानक काँपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या है? भूकंप है। उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।